चलिए, तो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन दिया गया था, कुछ बच्चे उसको बना करके दिखाए हैं। सोल्व कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था, एक सर्कुलर वायर में दो सेमी इन्फिनिट वायर लगा हुआ, और सपोज इस सर्कल का रेडियस जो है r। तो क्वेश्चन था कि सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये क्वेश्चन था ना। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वायर का, हर एक वायर के भाग का नाम रख देना। तो हम इस सेमी इन्फिनिट वायर का नाम रख देते हैं, मान लो ये वाला भाग है ए बी, सर्कल है जो सेमी सर्कल है इसका नाम बी सी, और ये जो तीसरा भाग है इसका नाम रख देते हैं सी डी। तो एक हो गया ए बी, एक डी सी, एक सी डी। करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा था। अब हम वन बाय वन करके हर एक तार के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी के कारण फाइंड करते हैं। ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो ए बी देख रहे हैं, ए बी क्या है, सेमी सर्कल वायर है, सॉरी सेमी इन्फिनिट वायर है। तो सेमी इन्फिनिट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। मान लेते हैं कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आंसर है जो इसका रेडियस है आर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका भी डिस्टेंस वही होगा आर। तो B1 इसको मान लेते हैं, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट I फ्लो कर रहा, 4 पाई तो रहेगा ही, और R की जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ये B1 हो गया। डायरेक्शन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो दाएं हाथ के अंगूठे को रखते हैं, ऐसे करके करंट फ्लो कर रहे, सेंटर पे फाइंड करना है। तो सेंटर पे किधर दिख रहा, आउटवर्ड, यानी बाहर की ओर। बाहर की ओर डायरेक्शन हो गया। तो ये ए बी के कारण निकला, ए बी, इस वायर के कारण सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना निकला, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और डायरेक्शन किधर निकला है, तो डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर है। अब हम निकालते हैं बी सी के कारण। तो देख रहे हैं जो बी सी है, बी सी जो है ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी सी के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का क्या होता है, पहले एक बार मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम B2 मान लेते हैं, म्यू नॉट आई 4 आर। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर है, 4 आर हो गया। डायरेक्शन देखते हैं इसका। तो देख रहे हैं इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करके फ्लो कर रहा है ना। तो इसका हाथ ऐसे करके रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, बाकी चारों उंगली किधर मुड़ रहा है, बाहर की ओर। मीन्स डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर। ए बी के कारण भी किधर था, बाहर की ओर। बी सी के कारण भी किधर है, बाहर की ओर। अब देखते हैं सी डी, सी डी के कारण क्या होगा, यहाँ पे फाइंड करते हैं। सी डी के कारण, सी डी के कारण मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो सी डी क्या है, सी डी भी एक सेमी इन्फिनिट वायर है। सेमी इन्फिनिट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेमी इन्फिनिट का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। मीन्स जो जिस तरह से बी ए है उसी तरह से सी डी भी है, दोनों सेम वायर है, सेमी इन्फिनिट वायर है, यानी सेम लंबाई का है और सेम डिस्टेंस भी है। तो ए बी के कारण कितना आया, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। तो सी डी के कारण भी कितना आ जाएगा, यानी B3 मान लो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, सेम आएगा। डायरेक्शन देख लेते हैं। तो करंट जा रहा है इधर, दाएं हाथ के अंगूठे को देखेंगे, इधर रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में चारों उंगली किधर मुड़ रहा है, बाहर की ओर। तो यानी इसका भी डायरेक्शन किधर आ गया, बाहर की ओर। यानी तीनों का तीनों जो वायर है, ये वाला वायर, ये वाला वायर और ये वाला वायर, तीनों के तीनों सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नीट्यूड में तो अलग है ना, एक अलग है, दो सेम है, बट डायरेक्शन तीनों का क्या है, सेम है। डायरेक्शन तीनों का किधर है, बाहर की ओर है।
तो हम लोग सीखे हैं कि अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, तो आंसर है जोड़ करके फाइंड करेंगे। अगर डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट रहता है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, तो आंसर है घटा के फाइंड करते हैं, है ना। तो देख रहे हैं तीनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। अब देख रहे हैं B1 का मान क्या है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर, प्लस B2 का मान क्या है, म्यू नॉट I बाई 4 आर, प्लस B3 का मान क्या है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर। अब तीनों में से कॉमन देख लेते हैं, कुछ क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देख रहे हैं म्यू नॉट I, म्यू नॉट I, म्यू नॉट I तीनों में है। नीचे देख रहे हैं 4R, 4R, 4R तीनों में है। तो यहां क्या बचा, 1 बाई पाई, प्लस यहां क्या बचा 1 बाई आर, सॉरी आर तो कॉमन ले लिए तो यहां कुछ नहीं बचा, 1 बचा। यहां क्या बचा 1 बाई पाई। चाहो तो कितना ही आंसर रख लो, या फिर 1 बाई पाई, 1 बाई पाई, 2 बाई पाई हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4R 2 बाई पाई प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया, इतना टेस्ला। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा B इज इक्वल टू सेंटर पे म्यू नॉट I बाई 4R 2 अपॉन पाई प्लस 1 टेस्ला। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, तो जो नहीं बनाए थे वो बना लीजिए, जल्दी जल्दी छापो। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, यानी हिंदी में देखें तो धारावाही वृत्ताकार कॉइल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि हम लोग पिछले लेक्चर में भी यही पढ़े हैं, धारावाही वृत्ताकार कॉइल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन वहां पे हम लोग पढ़ते थे सेंटर पे, कि अगर एक कॉइल है, इस तरह से एक कॉइल है और इस कॉइल में I करंट फ्लो कर रही है ना, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आज हम पढ़ेंगे सेंटर पे नहीं, आज हम पढ़ेंगे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मीन्स अगर मान लो कि ऐसा कॉइल है, ठीक है, ऐसा ये सर्किल है ना, सर्किल का कॉइल है, मान लो ये सर्कल का कॉइल है, और ये कॉइल में अगर I करंट फ्लो करवाते हैं, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाएं या फिर क्लॉकवाइज फ्लो करवाएं, उससे कोई मतलब नहीं है ना, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अगर हम इसमें I करंट फ्लो करवाते हैं तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R, म्यू नॉट I बाई क्या आया था 2R, और यदि कॉइल में फेरों की संख्या N हो तो म्यू नॉट NI बाई 2R आया था। तो सेंटर पे हम पढ़ लिए, इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, ऐसा ही है ना, ये वायर है, ये कॉइल है, ये भी कॉइल है। आपको कुछ देर के लिए मानना है कि ये सर्कुलर कॉइल है और ये एक तरह का मेटल है, ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेना है। और इसमें अगर I धारा फ्लो कर रही तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सेंटर पे म्यू नॉट I बाई 2R होगा। ये पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है एक्सिस पे कितना होगा। कहां पे पढ़ना है, एट द एक्सिस। आज का जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा एट द एक्सिस, एक्सिस पर निकालना। चलिए तो देखते हैं, एक्सिस मींस ऐसे हो गया, कॉइल में करंट फ्लो कर रहा, ये कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। कॉइल में करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है। एक्सिस ये हो गया है ना, यानी कि कॉइल ऐसे है, करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हो गया एक्सिस। तो हम लोग एक्सिस वाला फॉर्मूला, सॉरी एक्सिस के लिए फिगर बनाते हैं। अक्ष पर निकालना है, कहां पे निकालना है,
अक्ष पर। तो सर्किल जब सेंटर पे था तो ऐसे बनाए थे फिगर, जब हम एक्सिस पे रहेगा तो ऐसे फिगर बनाएंगे, मतलब ऐसा रहेगा। तो बोर्ड तो 3D है नहीं कि इतना बाहर उठा हुआ दिखे हैं, तो इसलिए हम फिगर को इस तरह से लेते हैं। मान लो ऐसा क्वाइल है, ठीक है, अंडा के जैसा थोड़ा सा दिख रहा, यानी कि ये क्वाइल जो है ये ऐसे जो बना हुआ है, ये असलियत में ऐसे रखा हुआ है क्वाइल, इस तरह से क्वाइल रखा हुआ है और इसका एक्सिस यहाँ पे है। तो हम इसमें सेंटर मान लेते हैं इसको, और सेंटर से लाइन लेंगे, ये इसका एक्सिस हो गया। यानी कि इस क्वाइल में जो करंट फ्लो कर रहा उसके कारण इस पॉइंट पे अगर हम P नाम दे दें तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और करंट भी ले लेते हैं, ये मान लो I करंट इसमें फ्लो कर रहा, और ये I करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा, इसके कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसी को फाइंड करना है। तो इससे पहले हम आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से फिर से हम आपको रूबरू करवाते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, है ना, राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड करते हैं। तो जैसे मान लो ये करंट है, एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा, और इसका ये DL है, ये क्या है, DL करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा, ये लेंथ को मान लेते हैं DL, और ये वाला लंबाई जो है ये R है, वेक्टर R है, ये DL वेक्टर है। पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। तो नियम क्या होता है कि हम मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो रूल क्या होता है कि दाएं हाथ के अंगूठे को हमको क्या करना है, दाएं हाथ के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना है। उसके बाद चारों उंगली को कहाँ पे रखना है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। दाएं हाथ के अंगूठे को कहाँ रखना है, तो करंट के डायरेक्शन में रखना है, और बाकी चारों उंगलियों को कहाँ रखना है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस जगह पे रखेंगे हम, है ना। उसके बाद ये चारों उंगली जिधर मुड़ जाएगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो रखते हैं दाएं हाथ के अंगूठे को, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, नीचे की ओर, तो अंगूठा को किधर रखना है, नीचे रखना है, नीचे रख दिए। उसके बाद चारों उंगली को कहाँ रखना है, पॉइंट पे रखना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, रखे, चारों उंगली को भी रख दिए। उसके बाद देख रहे हैं चारों उंगली जिधर घूमेगा, तो देख रहे हैं चारों उंगली इस तरफ घूम रहा, ठीक है। तो चारों उंगली जिधर घूमेगा वही किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। या तो फिर हम नॉर्मल लगा लेते हैं ऐसे करके कि एक नॉर्मल ले लेते हैं, और ये नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो नॉर्मल देख रहे हैं किधर है, ये थोड़ा सा हाथ मेरा हिल जा रहा है, आप एडजस्ट कर लो कि ये एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये वाला जो है, ये सरफेस मेरा हाथ का जो तलवा है, पाम है, इसके साथ में ये वाला नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स अभिलंब, यानी कि परपेंडिकुलर है। इसके साथ में तलवा के साथ में ये कितना एंगल बना रहा, 90 डिग्री। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। उसके बाद साथ ही साथ जो DL है, DL मीन्स ये लंबाई, ये वाला जो लंबाई है, ये जो लंबाई दिख रहा है आपको, ये DL के साथ में भी ये कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो DL और R दोनों के लंबवत होता है। क्या होता है, दोनों के लंबवत होता है ना। एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इतना तो हिंदी समझ में आ जाएगा ना, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि हिंदी में लिखिए, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश लेके चलना है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता DL वेक्टर तथा R वेक्टर के लंबवत होता है। मीन्स जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो DL और R दोनों के लंबवत होगा। अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर बता रहा
तो ये बाहर की ओर मीन्स ऐसे निकलेगा बाहर की ओर, ऐसे रहेगा बाहर की ओर। तो देखो ये वाला जो है पेन, ये आर के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो आर के साथ में भी 90, और डीएल ऐसे है, डीएल ऐसे है, तो इसके साथ में भी कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो डीएल के साथ भी 90, आर के साथ भी 90। ये चीज याद रहेगा आपका। चलिए अभी काम आएगा यहाँ पे, हो सकता है। अब हमने क्या माना कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पॉइंट पी पर, पॉइंट पी जो है एक्सिस है, जो सेंटर से मान लो कि x दूरी पे है। कितना दूरी पे है, x दूरी पे है। तो इस x दूरी पर जो अक्ष है वहां पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना। लिख लेते हैं यहाँ पे 2 लाइन। माना एक सर्कुलर कॉइल, माना एक सर्कुलर कॉइल, इसकी त्रिज्या भी ले लेते हैं r, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इस कॉइल में I एम्पियर की धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रही है। तब कॉइल के केंद्र से x दूरी पर कॉइल के अक्ष पर बिंदु P है, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट के कारण एक्सिस पर पॉइंट P है, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितना है, x है। तो इस x दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो चीज हमने माना है इस कॉइल में, वो हम लैंग्वेज में लिख लिए हैं। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम छोटा सा करंट एलिमेंट चुनते हैं, और उस करंट एलिमेंट के कारण हम अपने पॉइंट पर, पोजीशन जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वहां पे हम छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। बायो-सेवार्ट का कहना यही था कि छोटे से करंट एलिमेंट के कारण किसी भी नियरेस्ट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं dl। मान लो ये वाला जो लेंथ है ये dl है, और एक ऐसा ही सेम dl यहाँ पे लेते हैं dl। मान लो ये पॉइंट m पे ले लेते हैं, और ये वाला पॉइंट का नाम रख देते हैं n। तो हम एक पॉइंट m पर माने, एक पॉइंट n पर माने। आगे लिख लेते हैं कॉइल के बिंदु M तथा N पर स्मॉल करंट एलिमेंट dl की कल्पना करते हैं, तथा इस dl के कारण बिंदु P पर तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता कितना होगा। इस dl के कारण कहां पे निकालना है, पॉइंट P पर, और इस dl के कारण भी पॉइंट P पर। यानी कि जो इस dl के कारण होगा वही इस dl के कारण होगा। देख लेते हैं। तो dl के कारण यहाँ पे निकालना है, तो जो बायो-सेवार्ट का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या होता है, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स डिस्टेंस चाहिए dl, और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो हम dl से पॉइंट P तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं।
तो ये डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? r, स्मॉल r। तो अब डिस्टेंस मिल गया स्मॉल r, है ना। स्मॉल r किसके बराबर होगा? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा। इस ट्रायंगल में अगर देखें हम, इस कंप्लीट ट्रायंगल में देखें तो r जो है पाइथागोरस थ्योरम से r बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये r का वैल्यू मिल जाएगा। यहां से भी अगर मिला दे तो सेम वही चीज होगा। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, लाइन अगर टेढ़ा जा रहा हो तो। चलिए, तो ये डीएल के कारण भी डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं? r, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस क्या है? सेम है ना। तो r और ये r बराबर भी कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऊपर हम मिटा देते हैं। तो देख रहे थे हम डीएल के कारण, ये जो डीएल है, इस डीएल के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड। तो बायो सेवार्ट के नियम से डीएल क्या है? छोटा सा करंट एलिमेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा रहेगा। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। देख रहे हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई ले लिए। करंट एलिमेंट कितना माने? डीएल ले लिए। साइन थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है? तो आंसर है डीएल और आर के बीच का कोण होता है। चलिए, तो देख लेते हैं थीटा कितना बन रहा है। और आर क्या है? डिस्टेंस, इस डीएल से इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, यानी आर बराबर कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सबसे पहले देखते हैं थीटा कितना होता है। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि डीएल और सर्कल का जो रेडियस लेते थे, वो दोनों के बीच एंगल कितना बनता था? 90 डिग्री बनता था। कितना बनता था? 90 डिग्री। यानी यहाँ पर भी थीटा कितना बनेगा? डीएल और आर के बीच का जो थीटा होगा वो कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। देख लेते हैं 90 डिग्री है या नहीं। तो आपका यही है ना, ऐसे करके सर्कल रखा हुआ है। हमने इस पॉइंट पर एक डीएल माना है, यानी इस पॉइंट पर एम माने हैं और इस पॉइंट पर एन माने हैं। सर्कल ऐसे रखा हुआ है एकदम सेम, एक्सिस का यहाँ है, ये एक्सिस है, पॉइंट पी है, ऐसे करके सर्कल रखा हुआ है। और करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में फ्लो कर रही है, यानी कि करंट ऐसे ऐसे करके फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट। क्लियर है? चलिए, तो हम DL यहाँ पे माने हैं। तो मान लो कि ये वाला पेन जो है DL है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये क्या है? DL है। और DL और R के बीच का कोण ये DL है, और R मेरा ऐसे लिया गया है, ऐसे। यहाँ पे एक्सिस होगा, हो सकता है एक पेन और रहता तो क्लियर हो जाता। यहाँ पे एक्सिस जा रहा है, ये एक्सिस जा रहा है, एक्सिस वाला लाइन जा रहा है। तो ये DL है और ये R है, R ऐसे है। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा, आप खुद देख सकते हो कि एंगल कितना बन रहा। एंगल कितना बन रहा? यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा, वो एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना एंगल है? DL और R के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। देखो दिख रहा है एंगल कितना दिख रहा? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। चलिए, R तो दिख रहा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो DB इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई DL साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 बाई आर स्क्वायर। तो R का मान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट है, उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बच गया। तो DB हमको मिल गया। DB कितना मिला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई DL बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए, तो DB मिल गया है। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे आते हैं। तो नियम क्या है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है।
चलिए तो देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर से तो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि ये सही से सर्कल बना हुआ नहीं है, सर्कल ऐसे रखा हुआ है, बट ये ऐसे करके बना हुआ है ना, करंट ऐसे करके फ्लो कर रही है, तो आपको ऐसे मानना पड़ेगा, हाथ भी घूम नहीं पाएगा। तो हम इसको लेके चलते हैं, है ना, इस सर्किल को बनाते हैं। तो कुछ ऐसी सर्किल रखा हुआ है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना। देखो एक बार समझ लो करंट का डायरेक्शन किधर है। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे करके जा रहा है, और नीचे यानी ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर करंट इधर फ्लो कर रहा, और नीचे करंट किधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब हमको यहाँ पे पॉइंट P पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो नियम क्या कहता है कि करंट के डायरेक्शन में दाएं हाथ के अंगूठे को रखना है, बाकी चारों उंगली जिधर मुड़ जाएगी, जिधर मुड़ेगी वही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। या फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस तरह से कि मतलब इसमें नॉर्मल लगा दे, और नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो नॉर्मल ले लेते हैं, इसको पेन को ही रखते हैं नॉर्मल में, पेन ज़्यादा हो रहा है, कैप रख देते हैं। मान लो कि हम कैप ले लिए, कैप नॉर्मल है, जिधर कैप का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर था, अभी बता रहे थे कि करंट जो है ऐसे जा रहा है, तो ऐसे रखे हाथ। उसके बाद फिर जिधर ये कैप का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो देखो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे रखें, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो जा रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे एक्सिस पे, देखो किधर जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है एकदम क्रॉस है। एडजस्ट आप कर सकते हैं, देख सकता है आपको कि करंट ऐसे जा रहा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, क्रॉस में है। मीन्स ऐसा करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्रॉस जाएगा, यानी कि इधर जाएगा। आप एक बार देख सकते हो फिर से, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, और यहाँ पे हम हाथ रख रहे हैं, तो हाथ तो ऐसे ही मुड़ेगा ना, ऐसे मुड़ेगा। या फिर हम पेन पूरा ले लेते हैं, नॉर्मल जो दिख रहा है आपको, क्लियर है ना। करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे ले लिए, और देखो पेन का कितना डायरेक्शन है, इस तरफ। तो यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, डीबी का डायरेक्शन, यानी कि एम पर जो डीएल माने थे उस डीबी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और एम पर जो डीएल माने हैं तो इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ से अब तक डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है ना, सब कुछ सेम है। तो एन पर वाले डीएल के कारण भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो एन पर वाला का डायरेक्शन किधर होगा? तो देख रहे थे कि ऊपर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और नीचे में करंट ऐसे जा रही है, तो दाएं हाथ के अंगूठे को ऐसे रखना है, नॉर्मल पहले ले लेते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे को ऐसे रखना है। तो देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इसमें क्रॉस इधर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो डीबी का डायरेक्शन हो जाएगा वो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये डीबी हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, इसलिए डीबी डीबी मान लिए, बट डायरेक्शन अलग अलग है। अब यहाँ पे एंगल हम मान लेते हैं थीटा, यहाँ पे एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर भी एंगल क्या मान लेते हैं, थीटा। अभी आपको बता रहे थे, यहाँ पे आपका पॉइंट P है। तो अभी आपको बताया जा रहा था कि जो dB का जो डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का, ये R के साथ में कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। मीन्स ये वाला जो लाइन जा रहा और ये वाला जो लाइन है वो एक दूसरे से क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री पे। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। और उसी तरह से ये R जो है, ये R और ये, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 90, और ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है ना। दोनों के दोनों एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 dB इधर है, 1 dB इधर। सेम डायरेक्शन में रहता तो जोड़ करके नेट फाइंड कर लेते, अपोजिट रहता तो घटा करके निकाल लेते, लेकिन ये एक दूसरे से एंगल पे है, मतलब एक ऐसे जा रहा तो एक ऐसे जा रहा, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट ले लेते हैं।
तो कंपोनेंट लेने के लिए x से y एक्सिस ले लेते हैं, ये कंपोनेंट ले लिए। तो अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा तो यहाँ भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 90 और ये भी 90 है ना। तो जब 90 यानी कि टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। एक बार देख लेते हैं कि ये वाला जो लाइन होगा, ये वाला जो लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल होगा कितना, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के मान लेते हैं हम कि फाई कितना है, फाई, ठीक है। तो अब अगर हम फाई का वैल्यू फाइंड कर ले तो थीटा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 है, ठीक है। तो फाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टोटल ये लाइन पे टोटल जो एंगल बनेगा, ये लाइन पे ये जो पॉइंट लिए हैं, ये लाइन जो लिए हैं, ये लाइन पे टोटल यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक थीटा, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक फाई। तो टोटल जो एंगल है वो 180 डिग्री के बराबर है। 180 बराबर में क्या क्या है, तो थीटा है प्लस ये क्या है 90 है, फिर ये क्या है फाई हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि फाई का वैल्यू क्या होगा। तो फाई का वैल्यू जो होगा तो 90 को इधर लेके चले जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई। तो फाई कितना निकल गया, 90 माइनस थीटा। अच्छा ये टोटल 90 है, फाई तो निकल गया, अब इसको मिटा देते हैं। तो ये टोटल क्या है 90, ये टोटल क्या है 90, ये 90 है। अब 90 में से फाई को हटा देते हैं तो ये थीटा मिल जाएगा। तो ये थीटा को देखते हैं ये कितने के बराबर आता है। तो ये थीटा को कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कुछ एंगल मान लो अल्फा है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, तो अल्फा है, तो अल्फा क्या होगा, तो 90 माइनस फाई होगा, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस फाई, क्योंकि ये 90 है टोटल और उसमें से फाई निकाल लिए तो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल को अल्फा माने कुछ देर के लिए। तो 90 माइनस फाई, 90 माइनस और फाई का मान क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 90 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा। तो 90 से 90 कैंसिल, तो अल्फा बराबर क्या निकल गया थीटा। मीन्स जो एंगल ये है वही एंगल क्या है, ये है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। एंगल ये थीटा बन गया, इसको भी मिटा देते हैं। उसी तरह से यहाँ नीचे जो लेंगे एक्सिस, ये नीचे वाला भी ये थीटा, तो ये भी क्या रहेगा थीटा है। तो ये थीटा ये थीटा। अब देख रहे हैं ये डीबी है, तो डीबी का जो ये वाला लाइन होगा, ये वाला जो एक्सिस होगा, ये कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा डीबी कॉस थीटा। जिस लाइन पे एंगल बना रहता है उसका मान हमेशा कॉस में आता है, तो ये डीबी और ये डीबी कॉस थीटा। उस तरह से ये डीबी, तो ये डीबी का जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये इस डीबी के साथ हो जाएगा डीबी साइन थीटा, और इस डीबी के साथ भी हो जाएगा डीबी साइन थीटा। तो अब देख रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट इसका कैंसिल हो जा रहा है। तो देख रहे हैं डीबी कॉस थीटा किधर ऊपर है और डीबी कॉस थीटा किधर नीचे है। मींस मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर है, ये भी डीबी कॉस थीटा, ये भी डीबी कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है दोनों का। बट डायरेक्शन देख रहे हैं कि एक का डायरेक्शन किधर है ऊपर और दूसरे का डायरेक्शन किधर है नीचे है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को क्या करेगा ये कैंसिल कर देगा, यानी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं और साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है जुट करके नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर देगा। ऐसे ऐसे जैसे हम 2 पॉइंट लिए तो 2 साइन थीटा मिला, अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे तो 2 साइन थीटा और मिलेगा हमको यहाँ पे। यानी कि जितने सारे भी हम पॉइंट लेंगे, जितने सारे हम डीएल मानेंगे, उतना हमको कॉस थीटा मिलेगा और उतना साइन थीटा मिलेगा। बट कॉस वाले कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल होते चले जाएंगे और साइन वाला कंपोनेंट जुट करके नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्लियर है। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो लिख लेते हैं कि कॉस थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं
तथा साइन थीटा वाले कंपोनेंट से नेट मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है। यानी कि अब जो फाइंड होगा वो डीबी साइन थीटा डीबी साइन थीटा डीबी साइन थीटा जितना आएगा सबको जोड़ देंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि डीबी साइन थीटा 2 ही आएगा, हम 2 डीएल माने हैं तो 2 आया। अब यहाँ से यहाँ तक डीएल और भी तो हो सकता है, यहाँ डीएल और भी हो सकता है, यहाँ डीएल और भी हो सकता है। तो कितना डीएल बनेगा हमको नहीं पता, मीन्स जो भी बनेगा हम सबको जोड़ देंगे, है ना, यानी इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल डीएल निकल जाएगा। चलिए तो अब आगे इसको हम मिटा देते हैं। चलिए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो डीबी साइन थीटा क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर, बी बराबर डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन, यानी कि नेट डीबी साइन थीटा निकालना है। डीबी का वैल्यू रख देते हैं, डीबी का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा लीजिए। चलिए अब इतना का काम नहीं रहा। चलिए तो इसमें देखो कांस्टेंट कौन कौन है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा, सबको बाहर निकाल लेते हैं। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, आई डीएल, सॉरी डीएल नहीं रहेगा कांस्टेंट, डीएल तो ही इंटीग्रेट होगा, आई साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंदर में क्या बच गया, डीएल, बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, है ना, पिछले लेक्चर में भी देखे थे, डीएल का इंटीग्रेशन एल, एल मीन्स इस टोटल सर्किल की लंबाई। तो सर्किल की लंबाई चूंकि एल बराबर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफ्रेंस परिधि जो होता है वही सर्किल की लंबाई होगी, तो एल बराबर 2 पाई आर। और साइन थीटा बराबर अगर देख लें तो साइन थीटा बराबर इस ट्रायंगल में चले, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल में थीटा ये है, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आर बाई आर, है ना, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई आर, यानी कि आर बाई आर का वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जो जिसका वैल्यू है रख देते हैं, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो पहले से है। साइन थीटा की जगह पे क्या आया, आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये साइन थीटा की जगह पे आ गया, इंटू एल की जगह पे क्या आया, 2 पाई आर, 2 पाई आर आ गया। अब सबको एक जगह पे करते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, देख रहे हैं आर आर दोनों जगह पे है, तो आर आर हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर बटा, अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे कुछ नहीं तो पावर 1, और यहाँ पे अंदर रूट का मतलब पावर हाफ, तो 1 और हाफ क्या हो जाएगा 3/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा 3/2, ये b का वैल्यू आ गया। और इसी में अगर कॉइल में फेरों की संख्या n होगा तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि n फेरे हो तब b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई काट भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहने तो ऐसे, तो 2 पाई n से मल्टीप्लाई कर देना आई आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, ये हो जाएगा कॉइल में अगर फेरों की संख्या हो तो।
तो ये जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर आ रही है। B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई 2 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आया वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो आ रहा है वो किधर आ रहा है, एक्सिस की तरफ। किधर है, एक्सिस की तरफ। चलिए इसको आप लिख लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी छापिए। अच्छा, ये फॉर्मूला से हम लोग चाहें तो सेंटर पर वाला मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको सेंटर पे निकालना है तो ये एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सेंटर पे। अभी एक्सिस पे निकालना है तो लेंथ कितना मिला, एक्स, सेंटर पे आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स का मान 0 रख देंगे तो सेंटर पे फाइंड कर सकते हैं। यानी इस फॉर्मूला में अगर एक्स का मान 0 रख देंगे तो सेंटर पे निकल जाएगा। यानी कि हम निकाल के दिखाते हैं। सेंटर पर वाला आपको याद होगा फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r। देखो म्यू नॉट आई बाई 2r आ जाएगा इससे। एट सेंटर, सेंटर पर के लिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखते हैं तो b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई 2 पाई आर स्क्वायर बाई x का मान 0 तो बच गया आर स्क्वायर, फिर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई 2 पाई आर स्क्वायर बाई आर क्यूब हो जाएगा। तो स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया ऊपर में म्यू नॉट आई, नीचे क्या बचा 2r आ गया। b बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r। सिंपल है, x का मान 0, म्यू नॉट आई बाई 2r। मीन्स अगर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है, एक्सिस पे ज्यादा होता है या सेंटर पे, तो आंसर क्या देना, सेंटर पे। सेंटर पे ज्यादा होगा क्योंकि x का मान क्या हो जाएगा 0, तो x का मान जितना कमेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और x का मान जितना बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम x का मान इन्फिनिट कर दें तो b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगर x का मान इन्फिनिट कर दे, एकदम इन्फिनिट पे फाइंड करना हो तो b का मान क्या होगा वहां पे 0, और x का मान 0 कर दे तो b का मान मैक्सिमम देगा। यानी कि ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे, म्यू नॉट आई बाई 2। चलो तो आज के लिए इतना ही है ना। अच्छी तरह से आप इसको नोट डाउन कर ले और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और 5 नंबर में पूछा जाता है, तो 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है ना। तो अच्छे से आप इसको रिवीजन कीजिए, और जहाँ पे कहीं पे अगर आपको दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही।